ताज़ा खबर। रूसी सेना डोनेट्स्क क्षेत्र की किलेबंदी पट्टी पर हमला करने की तैयारी में है, जिसमें कोंस्टांतिनोवका, द्रुजकोवका, स्लावियांस्क और क्रामातोर्स्क शामिल हैं। वे इसकी योजना बना रहे हैं। लड़ाई के मैदान की हवाई नाकाबंदी की वही रणनीति दोहराते हुए जो दुर्भाग्य से 2025 में पोक्रोव्स्क और गुलियाईपोलिया पर कब्जा करने से पहले पहले ही काम कर चुकी है। आज युद्ध अध्ययन संस्थान ने यही निष्कर्ष निकाला है। इसी के साथ रूसी महासंघ के जनरल स्टाफ के जनरल लगातार तीसरे महीने धावा बोलने वाले हमलों की संख्या के मामले में रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। वो व्लादिमीर पुतिन से किए वादे निभाने की कोशिश कर रहे हैं, खास तौर पर साल के अंत तक पूरे डोनबास पर कब्जा करने का। और इसके जवाब में यूक्रेन लगातार रूसी लॉजिस्टिक्स को व्यवस्थित रूप से नष्ट कर रहा है। पिछले 2 दिनों में कई क्षेत्रों में वाइल्डबेरीज के गोदाम, तेल डिपो और पहली बार एक बड़े सुपरमार्केट नेटवर्क के वितरण केंद्र पर भी हमला हुआ। यहां विस्तार से समझना जरूरी है, क्योंकि रूसी लोग इस मुद्दे पर पहले ही हेरफेर कर रहे हैं। हम सैन्य और लॉजिस्टिक दोनों मोर्चों का विश्लेषण करेंगे। मेरा नाम अलेक्सेई पेचिये है। आइए इन मुद्दों पर चर्चा करें, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हम 3 लाख सब्सक्राइबर की ओर बढ़ रहे हैं। आपकी हर सब्सक्रिप्शन के लिए आभारी हूं। तो चलिए मुख्य खबर से शुरू करते हैं, यानी रूस डॉनबास में क्या तैयारी कर रहा है। वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के अनुसार रूसी कब्जाधारी अपने युद्ध क्षेत्र की हवाई नाकेबंदी अभियान के कुछ पहलुओं को दोहरा रहे हैं, जो गर्मी और पतझड़ 2025 में चलाया गया था और जिसने 2025 के अंत में आक्रमण के लिए परिस्थितियां बनाई थीं। ये सब पोक्रोव्स्क और गुलियाईपोलिया इलाके में हुआ था। 2026 में रूसी संघ की सेना इसी तरह का अभियान चला रही है। इस बार उनका निशाना स्लावियांस्क और क्रामातोर्स्क हैं। विस्तार से बात करें तो रूसी सेना अब यूक्रेनी रेल इंजनों पर बार बार हमले कर रही है, जो यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं की लॉजिस्टिक्स के लिए बेहद जरूरी हैं। जुलाई 2026 में रूसी संघ की सैन्य कमान ने अपनी इकाइयों को मोलनिया प्रकार के 1000 ड्रोन से लैस किया और क्रामातोर्स्क तथा आसपास के इलाकों में यूक्रेनी लॉजिस्टिक्स पर हमले तेज करने का आदेश दिया। इसी के साथ युद्ध अध्ययन संस्थान के अनुसार दुश्मन ने उन पुलों को निशाना बनाना शुरू कर दिया जो 2 प्रमुख शहरों स्लावियांस्क और क्रामातोर्स्क को जोड़ते हैं। 2 अगस्त को प्रकाशित एक जियोलोकेशन से सत्यापित वीडियो में रूसी बहुप्रक्षेपण रॉकेट प्रणाली के हमले के प्रॉब्लम दिखाए गए हैं, जिसने स्लावियांस्क के पूर्वी हिस्से में चेरेवाकोव्स्की पुल को बुरी तरह क्षतिग्रस्त किया। रूसियों की इस रणनीति का मकसद समझ में आता है। ऐसे लॉजिस्टिक केंद्रों को नष्ट करने का उद्देश्य यूक्रेनी सशस्त्र बलों के लिए पुनर्गठन और गोला बारूद की आपूर्ति को अधिकतम रूप से कठिन बनाना है, संभावित जमीनी अभियानों की सक्रियता से पहले। मतलब रूस पहले आपूर्ति काटने की कोशिश करता है और फिर पैदल सेना को आगे भेजता है, जैसा कि पोक्रोव्स्क से पहले हुआ था। और इस पर ध्यान देना चाहिए ताकि पिछले साल के अंत जैसी स्थिति दोबारा ना हो। इसके साथ ही रूसियों की आगे बढ़ने की गति अब भी बेहद धीमी बनी हुई है। युद्ध अध्ययन संस्थान के विश्लेषकों के अनुसार जुलाई 2026 में रूसी सेना केवल लगभग 38 वर्ग किलोमीटर ही आगे बढ़ पाई, जो औसतन पूरे फ्रंट लाइन पर प्रतिदिन सिर्फ 1 वर्ग किलोमीटर से थोड़ा अधिक है। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, इतनी धीमी गति के बावजूद जुलाई में यूक्रेन में रूसी सेना की हमलावर कार्रवाइयों की संख्या लगातार तीसरे महीने रिकॉर्ड स्तर पर रही। यह यूक्रेनी विश्लेषण परियोजना डीप स्टेट की गणनाओं से पता चलता है। डीप स्टेट के अनुसार जुलाई में रूसी जनरलों ने 8000 बार रूसी सेना को यूक्रेनी मोर्चों पर हमला करने के लिए भेजा। ऐसी स्थिति क्यों है? जल्दबाजी इतनी बड़ी संख्या में क्यों? बात यह है कि रूसी सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ के जनरलों ने गंजे मूर्ख व्लादिमीर पुतिन से वादा किया था कि इस साल के अंत तक वे डोनेत्स्क क्षेत्र पर पूरी तरह कब्जा कर लेंगे, जहां अब भी लगभग 17% क्षेत्र गंदे रूसियों के नियंत्रण से बाहर हैं।
जिसमें 50 किलोमीटर लंबी किलाबंद शहरों की पट्टी शामिल है, खासकर कॉन्स्टांतिनोवका, द्रोचकोवका, स्लावियांस्क और क्रामातोर्स्क। और ब्लूमबर्ग के अनुसार अब पुतिन केवल डोनेट्स्क तक सीमित नहीं रहना चाहते। उनका मानना है कि अमेरिका ने एनकरेज समझौतों का उल्लंघन किया और वे जापोरिजिया व खेरसोन पर भी पूरा नियंत्रण चाहते हैं, जो 2022 में अवैध रूप से विलय किए गए थे। इसी के साथ कुछ रूसी सैन्य अधिकारी पुतिन को बताए गए समय को अवास्तविक मानते हैं और उनका मानना है कि दोनबास के लिए युद्ध, जैसा कि वे इसे कहते हैं, 2 हफ्तों तक खिंच सकता है। सबटाइटल्स बनाए थे दीमा तोर्जोक ने। बाद में पुष्टि की गई कि रूस। इसी दौरान यूक्रेन की सशस्त्र सेनाएं खुद रूस में रूसी लॉजिस्टिक्स को तबाह करना जारी रखती हैं। आइए उस घटना से शुरू करें जिसने रूसियों पर सबसे गंभीर असर डाला। 4 अगस्त की सुबह यूक्रेनी ड्रोन ने मॉस्को क्षेत्र के चेखोव शहर पर हमला किया। वहां एक बार फिर गोदामों में आग लग गई। इसी समय लेनिनग्राद क्षेत्र में सबसे बड़े लॉजिस्टिक कॉम्प्लेक्स वाइल्डबेरीज पर भी हमला हुआ। ये क्रास्नी बोर बस्ती में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 1,54,000 वर्ग किलोमीटर है। वैसे ये इस मार्केट प्लेस का इस क्षेत्र में आखिरी और सबसे बड़ा बचा हुआ गोदाम है। मैं आपको संदर्भ याद दिला दूं, 24 जुलाई को यूक्रेनी ड्रोन पहले ही इसी लेनिनग्राद क्षेत्र में वाइल्डबेरीज के 2 अन्य सॉर्टिंग सेंटर्स पर हमला कर चुके हैं। जावोद में 18,000 वर्ग मीटर और शुशारी में 1,06,000 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल वाले गोदाम। वाइल्डबेरीज की लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों की सिलसिला 18 जुलाई से चल रहा है और आज की तारीख तक इस कंपनी के हमले का शिकार हुए गोदामों का कुल क्षेत्रफल 15 लाख वर्ग मीटर तक पहुंच गया है। वैसे अब ये आधिकारिक रूप से कहा जा सकता है 2 अगस्त को समारा क्षेत्र में वाइल्डबेरीज का जिस गोदाम पर हमला हुआ था, वो कंपनी के रूस में 5 सबसे बड़े लॉजिस्टिक हब्स में से एक है। वो पूरी तरह जल गया और सामान भी नष्ट हो गया। रूस सरकार ने इसे दर्ज किया है। साथ ही ड्रोन ने सिजरान तेल रिफाइनरी और तवेर के पास वाइल्डबेरीज के गोदाम पर हमला किया। लेकिन इस रात पहली बार कुछ और भी हुआ। इस अभियान की शुरुआत के बाद पहली बार यूक्रेनी ड्रोन ने वाइल्डबेरीज के गोदामों या तेल रिफाइनरियों पर नहीं, बल्कि एक किराना सुपरमार्केट श्रृंखला के वितरण केंद्र पर हमला किया। बात लेंटा की है। ये देश की सबसे बड़ी श्रृंखलाओं में से एक है, जिसमें 7,000 से अधिक दुकानें हैं और जो अरबपति अलेक्सेई मुर्दाशोव की सीवर ग्रुप के नियंत्रण में है। यहाँ ये जरूरी है कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले ईमानदार संदर्भ को तुरंत स्पष्ट कर लिया जाए। रूसवासी जोर से कह रहे हैं कि यूक्रेनियों ने खाने पीने के गोदाम पर हमला किया है। ये कैसे हो सकता है? ये आतंकवाद है आदि। चलिए इसे स्पष्ट करते हैं। ये खाने पीने के सामान पर पहला हमला नहीं है इस युद्ध में खाद्य रसद पर, लेकिन अब भूमिकाएं बदल गई हैं। मैं आपको हाल ही की एक घटना याद दिलाता हूं। 3 अगस्त को दिन में ठीक इस यूक्रेनी हमले से एक दिन पहले रूसी सेना ने डिप्रो में खाने पीने के सामान के गोदामों पर हमला किया। ये हमला इससे भी कम समय यानी 24 घंटे से भी कम समय पहले हुआ था। आइसक्रीम का गोदाम नष्ट कर दिया गया। इसकी सप्लाई पूरे यूक्रेन में होती थी। रूसी गंदे लोगों ने पोल्ट्री फैक्ट्रियों, खाने पीने के गोदामों और अन्य ऐसी जगहों पर हमला किया। यानी नागरिक खाद्य आपूर्ति की लॉजिस्टिक्स पर सबसे पहले हमला जंगली रूसी पक्ष ने ही किया था। और यह लेंटा का गोदाम यूक्रेनी जवाब था उन सभी हमलों के लिए जो यूक्रेन के नागरिक बुनियादी ढांचे पर किए गए थे। बस युद्ध पूरी तरह से आईने जैसा हो गया है और रूसियों को अब वही सब भुगतना पड़ेगा जो रूस ने यूक्रेन में लाया था। अब रूसी अर्थव्यवस्था पर इन प्रभावों की बात करें जो अब प्रणालीगत हैं। सबसे पहले ईंधन से शुरू करते हैं। रूस में ईंधन संकट के चलते सैकड़ों पेट्रोल पंप बंद होने लगे हैं। सिर्फ आधिकारिक तौर पर ही 322 पेट्रोल पंपों ने अपना काम बंद कर दिया है। ये पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 70 ज्यादा है। मुद्दा यह है कि रूस में सभी पेट्रोल पंपों के लिए पर्याप्त पेट्रोल ही नहीं है, इसलिए वहां सीधा सीधा पेट्रोल पंप बंद करने का फैसला किया गया। नहीं, वे ज्यादा पेट्रोल बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वे ऐसा व्यावहारिक रूप से कर ही नहीं सकते। तेल शोधन संयंत्र नष्ट हो चुके हैं। उन्होंने बस पेट्रोल पंप बंद करना शुरू कर दिया है।
इस साल लंबी दूरी के यूक्रेनी हमलों ने 26 तेल रिफाइनरी संयंत्रों को काम से बाहर कर दिया है और रूस में खुद तेल रिफाइनिंग 2002 के स्तर तक गिर गई है। और मैं आपको एक और खबर देना चाहता हूं, लेकिन इस बार कजाकिस्तान के बारे में, जो लगातार बुरी तरह चौंका रहा है। कजाकिस्तान के व्यापार मंत्री अरमान शाकालियेव के अनुसार कजाकिस्तान में जल्द ही वाइल्डबेरीज के 2,60,000 वर्ग मीटर गोदाम चालू किए जाएंगे। रूस के विदेश मंत्रालय ने पहले ही बयान दिया है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसका यूक्रेन के हमलों से कोई लेना देना नहीं है। बताया गया है कि ओजोन और वाइल्डबेरीज पर पहले ही लाखों कजाकिस्तानी सप्लायर रजिस्टर्ड हैं, इसलिए रूस से लॉजिस्टिक्स और गोदाम वही शिफ्ट होंगे। इस समय वाइल्डबेरीज पहले ही कजाकिस्तान गणराज्य में 46,000 वर्ग मीटर गोदाम किराए पर ले चुका है और देश में उपलब्ध सभी खाली जगह लेने के लिए तैयार है। तो कजाक लोग सावधान रहें, अपने घर में जंगली और गंदे रूसियों को आने देने से पहले सोचें। यूक्रेन की सेना के काला सागर में हमलों को अलग से देखना चाहिए। यूक्रेनी ड्रोन के हमलों ने पहले ही आयात की आपूर्ति को मुश्किल बना दिया है। चीन से रूस तक काले सागर के रास्ते। पता चला है कि अब नोवोरोसिस्क में माल की लोडिंग बेहद कठिन हो गई है। फॉरवर्डिंग एजेंट सीधे सलाह दे रहे हैं कि इस मार्ग का उपयोग ना करें, क्योंकि ड्रोन और बिना चालक नावों के हमलों से स्थिति अप्रत्याशित है। बस याद दिला दूं कि 1 अगस्त की रात को नोवोरोसिस्क से 130 मील दूर समुद्री ड्रोन के हमले के कारण फेस्को कंपनी का जहाज यानीना डूब गया था। रूसी निर्यातक और अनाज उत्पादक संघ के अनुसार आजो काला सागर क्षेत्र में हमलों के कारण, ध्यान दें, रूस इस सीजन में निर्यात के लिए 30 से 35 मिलियन टन गेहूं कम भेज सकता है, जबकि विश्लेषकों ने कुल निर्यात 40 से 45 मिलियन टन के स्तर पर होने का अनुमान लगाया था। यानी अब वे वहां से ज्यादातर हिस्सा बाहर नहीं ले जा सकते। तो रूसियों ने ओडेसा के बंदरगाहों पर हंसते हुए बहुत जल्दी जश्न मना लिया था। तो चलिए इस अंक का सारांश पेश करते हैं। जमीन पर रूस यूक्रेन की मजबूत डोनेत्स्क किलेबंदी पर महंगे मानव संसाधन की कीमत पर हमला करने की तैयारी कर रहा है और दुर्भाग्यवश ये पहले भी कर चुका है। हमले से पहले रसद की हवाई नाकेबंदी की पुरानी रणनीति दोहराई जा रही है, लेकिन इसकी कीमत लगातार तीसरे महीने रिकॉर्ड जनहानि वाले हमलों और धीमी प्रगति से चुकानी पड़ रही है। इसी दौरान रूसी संघ के अंदरूनी इलाकों में विमान गिर रहे हैं। रूसी संघ के गहरे अंदरूनी इलाकों में इस दौरान सैकड़ों बंद पेट्रोल पंपों के साथ ईंधन संकट, तेल रिफाइनिंग का गिरना, खाद्य और समुद्री लॉजिस्टिक्स का नुकसान हो रहा है और गोदामों को अब पड़ोसी कजाकिस्तान में जबरन स्थानांतरित करना पड़ रहा है। आगे क्या होगा? अगर युद्ध अध्ययन संस्थान पोक्रोव्स्क वाले परिदृश्य की पुनरावृत्ति को लेकर सही है तो स्लावियांस्क और क्रामातोर्स्क पर हमला जल्द तेज हो सकता है। लेकिन लॉजिस्टिक्स पर यूक्रेनी हमले एक ही समय में इसी आक्रमण के लिए रूसी आपूर्ति को भी मुश्किल बना रहे हैं। जैसे लॉजिस्टिक्स पर हमले, पुलों पर हमले, जिनके बारे में युद्ध अध्ययन संस्थान बात करता है, ये भी उसी परिवहन प्रणाली में है जिस पर यूक्रेनी ड्रोन हमला कर रहे हैं। दूसरा परिदृश्य, आर्थिक दबाव रूस की सैन्य सफलताओं से तेजी से बढ़ता है, जिससे क्रेमलिन को वार्ता में अधिक लचीला रुख अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। हालांकि ब्लूमबर्ग के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन अपनी मांगे और कड़ी कर रहे हैं। तो युद्ध असल में अब समय के खिलाफ खुली दौड़ में बदल गया है। कौन पहले अपने दुश्मन को कमजोर करेगा, और फिलहाल यूक्रेन इसमें काफी सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। यहां मैं विराम लगाता हूं। आपकी राय, आपके निष्कर्ष क्या हैं? इस एपिसोड के नीचे कमेंट में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक देना ना भूलें। अगर आप इस YouTube चैनल को सपोर्ट करना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक और भुगतान विवरण के जरिए डोनेट कर सकते हैं। धन्यवाद। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।